नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेसी मेटा क्लासेस में। आज हम लोग डीएसपी की पाठशाला से प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो साहेबगंज होगा। अच्छा, एक बात इसका और बता देते हैं कि ये तारा पहाड़ और गुरमी पहाड़, कौन पहाड़, तारा पहाड़ और गुरमी पहाड़, ये ध्यान में रखना है। इसी जगह पे जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है। और डॉक्टर जो बीरबल साहनी थे, इन्होंने इस क्षेत्र में 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी, जिसके कारण साहेबगंज जिले में जीवाश्म पार्क की उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। तो कौन सा जीता था, गोल्ड जीता था। 2 गोल्ड जीते थे। इसके 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, झारखंड के बारे में बता दें कि 36वें राष्ट्र जो खेल हुआ ये गुजरात में आयोजन हुआ। इसमें झारखंड का जो रैंक था वो 22 था। कितना था, 22 था। और इसमें झारखंड ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। कुल 13 पदक इसमें जीते हैं। उसमें से 2 गोल्ड था जो लॉन बॉल टीम ने जीती है, और एक जो गोल्ड है वो तीरंदाजी में जीती है। कौन, तो गोल्डी मिश्रा ने, जो बोकारो के चंदन कियारी की रहने वाली है, उन्होंने जीती है। अच्छा, अगला जो 37वें राष्ट्रीय खेल जो होगा वो कहाँ होगा, गोवा में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, गोवा में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो इसका क्या होगा सही जवाब, गोल्ड। अगला सवाल है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी अभी बताएं कि तीरंदाजी में किन्होंने जीती है। तो गोल्डी मिश्रा ने। ये कहाँ के रहने वाली है, बोकारो के चंदन कियारी के। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। ये कितनी है, मीटर में दिया हुआ है, तो 1365 मीटर। अगर फीट में पूछे तो कितना है इसका ऊंचाई, तो 4468 फीट, 4468 फीट है। कितना है, 4468 फीट। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान से हुआ है। तो कोयला का जो निर्माण हुआ वो किस चट्टान से हुआ, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको कि कौन सा कथन गलत है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। सही है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला, झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है। तो लौटता हुआ मानसून कब आता है, अक्टूबर में। झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु है। नहीं, भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊंची भूमि को क्या बोला जाता है, टांड। और निचली भूमि को क्या बोला जाता है, दोन बोला जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसका जल्दी जल्दी आज हम लोग सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि देश के पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो ये कहाँ है, बोकारो में। ये किसके सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से। कब बना था, तो 1964 ईस्वी में। और ये कौन से पंचवर्षीय योजना में बनी थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इतनी सारी बातें याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। ये बगरू पहाड़ी जो है, आप जान लीजिए कि ये बगरू पहाड़ी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये बगरू पहाड़ी है। और इस क्षेत्र में जो पाया जाता है वो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है, उद्योग खनन भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले
कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, दूसरा है पलामू, गढ़वा, लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, कोडरमा, पलामू, अगला है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही जो आंसर होगा ये ऑप्शन, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आप लोग को पता होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी, पलामू का। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 752 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं। अगला, कांकजोल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिले थे? तो किससे मिले थे? वैनसोंग से। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो कब भाग गए थे? जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 1942 में। अगला सवाल है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये आप लोग को पता होगा, 1914 में। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला है, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तो तिलकेर मुकदमा का जो रचनाकार है वो कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर। अगला सवाल इसका देखते हैं। अगला सवाल जो है वो अगला है, कैथा शिव मंदिर किस जिले में है? अच्छा, कैथा कहाँ पड़ता है? रामगढ़, आप लोग को पता है। छिन्नमस्तिके के मंदिर कहाँ है? कैथा, रामगढ़, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रामगढ़ होगा। अगला है, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में है? तो देवड़ी मंदिर आप लोग को तो पता है, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, जो कहाँ है? रांची में है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये बताना कि इसका कौन सा कथन जो है वो गलत है। टिकैत युमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1957 ईस्वी को चूटू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। तो इसका बताना है कि क्या ये सही है, ऑप्शन ये। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो गलत है। ये इनको जो फांसी दी गई थी ये 1857 में नहीं, 1858 में। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये चूटू पालू घाटी में इनको फांसी नहीं दी गई थी, ये टैगोर हिल के पास दिया गया था, रांची में। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो नीलमणि सिंह को। ये कहाँ के राजा थे? तो पंचेत के राजा थे ये, मानभूम। तो इतना इसके बारे में जानना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वह निम्न में से किस वर्ष साहेबगंज को यह शांत क्षेत्र घोषित किया गया था? तो कब इसको यह शांत क्षेत्र घोषित किया गया था? आप लोग को तो पता होगा, 1922 में। 1922 में क्या चल रहा था? यह सहयोग आंदोलन। तो उसी समय इसको क्या किया गया था? यह शांत घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका बताना कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 23 अप्रैल 1923 को हुआ था, 1930 को हुआ था। तो इसका जो पहला आंसर है ये गलत है। कब हुआ था? 23 अप्रैल को नहीं हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। और महात्मा गांधी ने जब ये नमक सत्याग्रह किए थे तो ये कब हुआ था? 6 मार्च 6 अप्रैल 1930 को किया था। और झारखंड में जो हुआ था वो 13 अप्रैल को शुरुआत हुआ था। और ये झारखंड के लगभग 50 से अधिक जगहों पर नमक सत्याग्रह किया गया था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ये होगा। अगला सवाल देखते हैं, भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन वर्ग में रखा गया, ये बिल्कुल सही है। अगला है, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक, मालतो में एक सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब सभी आते हैं, ये सही है। अगला है कि झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा सर्वाधिक प्रचलन है, ये भी सही है। अगला इसका देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन इसका है
झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है। तो हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो संथाल है। तो इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि इसका जो सही सुमेलित होगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर बता रहे हैं। पहला है ऊसर की दूब, इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र वर्मा। और इसका अगला देखते हैं। कांच के तूफान के लेखक कौन है? विजय दत्त शर्मा, राजपूतानी शान, रामजी सिंह वल्लभ और कंगाल की बेटी हवलधारी रामगुप्त हलधर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? बी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है जयपाल सिंह सिलवानुस डुगडू, सुमरई टेटे, असुंता लकड़ा, कविताबा, कांतिबा और क्या है मसीरा सुरीन, माइकल कीडो का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। अगला दीप सेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो दीप सेन गुप्ता का संबंध शतरंज से है। इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? ये बताना है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। तो इसका पहला देखिए दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिशेल, बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महली को। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? भागता पर्व कहते हैं। अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ता है। तो जो वृक्ष के नाम पर जो मनाए जाने वाला लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? कर्मा। अगला है पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पहाड़ा पंचायत के जो प्रमुख होता है उसे पहाड़ा राजा कहा जाता है। जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? तो जो पुरुषों के द्वारा गले में धारण करने वाला जो आभूषण है वो कौन है? तो खम्बिया है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो खोंगसो है ये किस में लगाया जाता है? बाल में। ये जो झुटिया है ये किस में पहना जाता है? हाथ में। और कमरधानी आप लोग को पता है ये कमर में। और ये जो खम्बिया है ये क्या पुरुषों के द्वारा गला में पहना जाता है। अगला सवाल है झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम के प्रतीक हैं? तो ये आप लोग को पता है भाई बहन का प्रेम। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? निर्दलीय कौन रहे हैं? आप लोग को पता है मधु कोड़ा। सचिवालय का अर्थ क्या है? सचिवालय का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो सचिवालय का अर्थ क्या होता है? मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय। ऑप्शन सी। अगला है किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो झारखंड में ऋण के लिए कौन सी योजना? तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना यही है। अगला इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सही कथन को चुनना है। तो
इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 1917 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है। इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कान्हू, नीलंबर पीतम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया। इसका जो ऑप्शन होगा ये सही जवाब सी होगा, सभी सही है। अगला सवाल देखिए, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो कौशल विकास योजना के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया उसका नाम है हुनर। अगला सवाल, कौन सा योजना विश्व बैंक AAD की सहायता से चलाई जा रही है, ये बताना है। तो ये कौन सी चलाई जा रही है? सौर शक्ति परियोजना। अगला सवाल है, संथालों का सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सिंह बोंगा। अगला सवाल देखते हैं, जिसमें डिटेल बताने की होगी उसमें हम बताएंगे डिटेल। इसका झारखंड का जो अंतिम सवाल है वो निम्नलिखित में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहा जाता है? खड़िया जनजाति का मूल स्थान क्या है? रोहतासगढ़। ये झारखंड का 40 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? अफगानिस्तान ये नया इसका सदस्य बना है, तो इसको कब शामिल किया गया? 2005 में। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है? अफगानिस्तान है। और ये कब शामिल हुआ? 2005 में। कुल सदस्य इनके जो हैं वो कितने हैं? तो इनके सदस्यों की कुल संख्या जिस टाइम इसका स्थापना हुआ था उस समय 7 था, लेकिन अफगानिस्तान में जब शामिल हुआ तो इसमें हो गई 8। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब एक साइड है पुरस्कार और एक साइड है क्षेत्र। देखिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पुलित्जर पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलित्जर पुरस्कार। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो बताना है। द इंडियन स्टोरी के लेखक कौन है? बिमल जलान, सही है। अगला है बिरसा मुंडा जन जनजातीय नायक, ये कौन लिखा है? आलोक चक्रवाल लिखा है। अगला है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट लिखा है। बिल्कुल इसका तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि हाल ही में संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत के लिए रजत जीता है? किसने जीता है? तो ये होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो डायमंड लीग जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मिस इंडिया 2000, अगला सवाल है मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन है? तो कौन है ये 2022 के विजेता? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिनी सेठी। ये अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये बताना है। एक साइड कंट्री, एक साइड उसका कैपिटल है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो कहाँ है? इस्लामाबाद, बिल्कुल सही। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनपुरे कोटे है, ये भी सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। अब इसमें सुमेलित करना है कि इसका कौन सा सही विकल्प होगा। मंगोलिया, अच्छा ये देखिए इधर देश है और इसका करेंसी है, इसको मिलाना है। तो आप लोग को पता है, जो आप जानते हैं सबसे पहले उसी को मिलाइए। चाइना का मुद्रा क्या है?
युआन, ये आप लोग को पता होगा। अच्छा, इसका ऑप्शन भी देखते हैं, पहले ऑप्शन मैच कराते हैं इसका। ऑप्शन एक बार में नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो कौन होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ये। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगला सवाल देखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रम सिंह है। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का। हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये बताना है कि भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये सही है। विश्व में विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये भी सही है। यह एक शास्त्रीय भाषा है, नहीं, ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलान करना है। एक हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ और एक उसका स्थिति दिया हुआ है, तो आप मिला सकते हैं। राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला क्या है? दैमाबाद, ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद आपका राजस्थान में पड़ता है। और ये जो मांडा है ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका मिला लीजिए आप लोग, सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो देख लीजिए, हम लोग क्या मिलाएं? राखीगढ़ हरियाणा। तो एक का तीन कहाँ है? एक का तीन ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला अगला सवाल इसका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला है, उसने नियामत या खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। उसने इक्तेदारी व्यवस्था का आरंभ किया था। इक्तेदारी का व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला है 52 का। निम्न निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब ये बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती, ये बिल्कुल सही है, अस्थाई बंदोबस्ती। अच्छा, अगला है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि, ये सही है। डलहौजी के द्वारा ये व्यापकता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं हड़प नीति। हड़प हड़प नीति। तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन होगा? डी। अच्छा, ये भी बता देते हैं कि ये कब कब लागू हुआ। तो देखिए, जो अस्थाई बंदोबस्ती है ये कब हुआ? तो 1793 में, 1793। अगला, ये जो सहायक संधि हुआ था, ये सहायक संधि कब हुआ था? तो 1798 में। और ये जो हड़प नीति था जो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ये कब था? 1858 में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी था। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो किस अवसर पर गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हो रहा था। कहाँ? कोलकाता में। तो ये उसी समय इसको गाया गया था पहली बार, कोलकाता में। इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं। इसके जो रचनाकार हैं जनगण मन के, वो किन्होंने लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसको? तो ये जनगण मन को। अगला देखते हैं, ऑपरेशन पोलो का संबंध है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है?
तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से, ये कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, आप लोग को पता होगा। अगला, भारतीय भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो इसको कब बनाया गया था? 1919 में। कब? 1919। इसका सही जो होगा ऑप्शन सी। और वो जो द्विसदन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचली सदन को विधान सभा। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, ये बताना है। देखिए, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है, या ये आपको बताना है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये इसका गठन का बात कितने अनुच्छेद में किया गया? तो 124 में, 124। ये तो गलत हुआ। अगला, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332। नहीं, ये अनुच्छेद 332 नहीं, 318। कितना में है? 318 में। अगला, महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 351 में नहीं, 165 में। ये इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बताना कि यहाँ कौन सुमेलित है। रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हाँ, सही है। दिलीप तिर्की जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही। और रुचिरा कंबोज जो है ये यूएनओ में भारत की नई राजदूत है। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। इसी का हिंदी क्या होता है? महाधिवक्ता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। ये सही बात है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। ये आप लोग को पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और ये जो प्रभावी हुआ वो कब हुआ था? 93 से। और 93 का डेट भी आप लोग को पता होगा, 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? साहूकार को, ऋणी को, बचत खाता अकाउंट रखने वाले को, या राजकीय पेंशनर को? तो इसमें जो सर्वाधिक लाभ होता है उसको किसको होता है? ऋणी को। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। एसबीआई की स्थापना 1949 में हुआ था? नहीं, 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ये, इसका यही होगा। अगला सवाल देखते हैं, 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था। अगला है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन का जो शब्द का जो प्रयोग है ये किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात और निर्यात के संबंध में। किसके संबंध में? आयात और निर्यात के संबंध में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सी सही नहीं है? ये बताना कि कौन सी सही नहीं है। पहला जो है इसका ऑप्शन, ये 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि से संबंधित था। ये बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कृषि पे
इसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या था, कृषि। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना में सर्व प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है नौवीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का युक्त शीर्षक जो था वो तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास था, तो इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य नहीं था। ये जो उद्देश्य है ये किसकी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसका था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और यहाँ क्या है, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किनको दिया जाता है इको मार्क, देखिए इको मार्क किसको दिया जाएगा, तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इन्वायरमेंट के लिए। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो देखिए इसमें जो आप सबसे पहले जानते हैं उसको सबसे पहले लगाइए। देखिए सुंदरवन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान साइलेंट वैली, उष्णकटिबंध वन, शंकुधारी वन और कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन। देखिए कच्छ के वनस्पति में जो पाया जाता है ना वो सुंदरवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आप लोग को पता होगा कि सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल के जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम है वहाँ भी पाया जाता है, लेकिन गुजरात के जो कच्छ वाला क्षेत्र है उसमें भी सुंदरवन पाए जाते हैं। तो ये इसका ये का क्या होगा, सी का क्या होगा, एक। अच्छा, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। अगला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये साइलेंट वैली में। कहाँ, साइलेंट वैली में। और पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। इसका सही आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा जो होगा। अगला देखते हैं, तो इसका जो सही जवाब अगर लगाना है तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, 4। अगला निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, सही है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर है, हाँ ये सही है। अगला है भारत में राज्यों की संख्या 29 है, नहीं 29 नहीं है, ये कितना है 28। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये आप लोग को पता होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है और पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो इसका आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन ये होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट जो है तो जैसे आप नॉर्थ से साउथ की ओर जैसे आप बढ़िएगा तो ये क्या होता है कि ये जो घाटी है ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है और जब आप केरल तक पहुंचेंगे तो केरल में जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अनाईमुदी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुदी, जो कहाँ पड़ता है, केरल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, कहाँ मिलकर, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जिस जगह पे ये मिलती है वहाँ के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। अगला देखिए सूची 1 और 2 में मिलान करना, तो एक साइड मिट्टी दिया हुआ और एक साइड उससे संबंधित राज्य दिया हुआ। देखिए काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो 2 का 3 कहाँ है, ऑप्शन एक ही है, ओनली बी।
आप मार लीजिए यहाँ से। अगला अगला सवाल है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ। देखिए गेहूँ जो है ये क्या है, रबी फसल है, और ये तीनों जो है वो क्या है, खरीफ फसल है। तो ऑप्शन सही इसका क्या होगा, सी। अगला अब हम लोग विज्ञान से देख रहे हैं क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। तो इसका जो मिलाते हैं, जो जूल होता है ये किसका यूनिट है, तो कार्य का है। किसका है, सॉरी, ये किसका है जूल, जूल जो है वो कार्य का है। कार्य एवं ऊर्जा का होता है। किसका, कार्य एवं ऊर्जा का, कार्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा का हो गया। तो 1 का 3 देख लीजिए आप ऑप्शन में, 1 का 3 दो जगह है, एक और मिलाना पड़ेगा, तो उसका भी देख लीजिए। कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का। ये कैसे हो जाता है इस तरह से। अच्छा, एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर जो होता है वो धारा का होता है। 1 का हम क्या मिलाए थे, 3, 2 का 1, और वाट किसका होता है, तो वाट होता है सामर्थ्य का। मिला लीजिए, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। अगला, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण काम करती है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है और ऑप्शन ये मैच कर रहा है। इसका जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन ये नहीं है इसका, ये इतना क्वेश्चन नहीं है। ये जो ऊपर का पहला लाइन है वही इसका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लोहे का एक गोला जो है वो पारद पर तैरती है किंतु पानी में क्या होती है, डूब जाती है। तो देखिए, कोई भी चीज़ कब तैरता है, जिसका डेंसिटी कम होता है। अगर लोहे की जो डेंसिटी है अगर पारद की डेंसिटी से कम होगी तो क्या होगी, तैरेगी। अब आप ऑप्शन मैच कीजिए। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, अगर अधिक होगा तो नहीं तैरेगा, डूब जाएगा। तो इसका ये तो गलत हुआ। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से कम होता है। लोहे का लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही। कम होगा तभी तो कोई भी चीज़ तैरेगा। अगला अगला सवाल लेते हैं। डीआरडीओ के द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत, ये क्या है ये बताना है। तो ये लक्ष्य और निशांत जो है वो क्या है, मानव रहित वाहन है। अगला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि वाष्प से हम लोग क्या होता है कि ज़्यादा जल जाते हैं, जबकि वही पानी जो गर्म रहता है उससे हम लोग कम जलते हैं। ऐसा क्या कारण है, तो क्योंकि उसमें एक ऊष्मा विशेष प्रकार की पाई जाती है जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है, अधिक ऊष्मा उसमें रहती है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, जल जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित माध्यम में से ध्वनि का चाल का
आरोही क्रम में बताना है, बताना। देखिए इसमें क्या होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, इस्पात में। ऑप्शन 2 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, आप लगा लीजिए ऑप्शन ए। अगला है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है ये इस्पात का है, उसके बाद जल का है, उसके बाद गैस का है। तो सबसे ज़्यादा इस्पात में, उसके बाद जल में, उसके बाद गैस में। अगला देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है तो क्या है, कलपक्कम बताना है, नरोरा और काकरापारा और ट्रॉम्बे। तो देखिए इसको सही जब हम लोग मिलाएंगे तो ये जो ट्रॉम्बे है ये कहाँ है पता है आपको, महाराष्ट्र में। ये नरोरा कहाँ है पता है आपको, उत्तर प्रदेश में। और ये जो कलपक्कम है, ये कलपक्कम आपको पता होगा तमिलनाडु में। और काकरापारा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो आप मिला लीजिए, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 2, 3 का 2। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। क्या है कि शून्य द्रव्यमान पॉजिट्रॉन, आंशिक आवेश न्यूट्रिनो, आंशिक परचक्रण क्वार्क और पूर्णांक परचक्रण फोनॉन। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, मैच कराते हैं इसको भी। अगला क्या है, जर्मन सिल्वर। अच्छा, आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर जो बनता है ये कैसे बनता है। जर्मन सिल्वर में इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो इसमें तांबा पाया जाता है, जास्ता पाया जाता है और निकल पाया जाता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए क्या ये कुछ है। तो देखिए यहाँ है 2, 1 का 2 होगा। तो 1 का 2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, आप ऑप्शन भी देख लीजिए पहले। 1 का 2, 1 का 2, 2 ऑप्शन में है। बी का भी मिल रहा है, सी का चलिए मिलाते हैं, सी। ब्लीचिंग पाउडर, सोल्डर में क्या पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा सोल्डर में टीन और शीशा पाया जाता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या चीज़ होता है, तो क्लोरीन होता है। क्या चीज़ होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन। तो सी का क्या हो गया, 4। इसका सही जवाब जो हो रहा है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो रहा है, आप देख लीजिए। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसके लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए आप पी नहीं सकते हैं क्योंकि ये नमकीन होती है, फसल की सिंचाई के लिए नहीं, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए। देखिए सिंचाई आप इसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं आप इसे सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जो जाइलम होता है, जाइलम, तो इसको ये ब्लॉक कर देता है। जाइलम को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। पीने के लिए यूज नहीं हो सकता है क्योंकि ये पानी नमकीन होता है, कठोर जल जो होता है वो नमकीन होता है। साबुन से अगर आप कपड़ा धोएंगे तो इसमें क्या होगा, झाग नहीं निकलेगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देख लीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ये क्या लिखा हुआ आगे, फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। देखिए फ्लोरीन जो है वो एक कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप। इसका सही जवाब ऑप्शन ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं।
इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि प्राकृतिक रबर जो है वो आप लोग को पता है आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला सवाल देखते हैं, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आप लोग बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में, पोटेशियम साइनाइड। और भी इसका एक और भी नाम है, क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। क्या है? जिंक फॉस्फाइड। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? फलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, ये सही है। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। नहीं, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम लोग बागवानी करते हैं ना। और सब्जियों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं इसको। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ओलेरीकल्चर। तो ये नहीं है, इसका सही ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किससे कहते हैं? अच्छा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो अब पानी में पानी का ही बात हो रहा होगा, पानी का। देखते हैं, एक समुद्री जानवर को कहते हैं, एक जलीय पौधे को कहते हैं, एक पौधीय रोग को कहते हैं। तो ये तो सबसे पहले गलत है। एक जड़ रहित पौधे को बोलते हैं। देखिए, ये जड़ रहित ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ है एक समुद्री जानवर को कहते हैं, एक जलीय पौधे को बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोफाइट होता है वो क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है। अगला देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? एंजाइम बनाने वाले, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो है उसका नाम क्या है? एमाइलेज। अगला सवाल देखते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे क्या हैं? तो आपको पता होगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत होती है। अगला सवाल देखते हैं, मिलान करना है यहाँ सूची 1 2 को। तो ये जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि किससे, जनन ग्रंथि का संबंध किससे है? प्रोजेस्टेरॉन से है। अच्छा, ये अग्नाशय से, अग्नाशय से किसका संबंध है? पेनक्रियाज का। सही है। देख लीजिए इतना में क्या मिल पा रहा है? 1 का 3, 1 का 3 और 3 का 1 और 3 का 1, किसमें मिल रहा? ऑप्शन बी। इतने से आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप और भी जा सकते हैं। देखिए, जो 3 का होगा वो क्या है? सॉरी, ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि ऑप्शन, गलत लगा दिए क्या? 1 का 2, सॉरी, ये ऑप्शन बी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब होगा, क्या हम बोले? जनन ग्रंथि जो है वो प्रोजेस्टेरॉन। 1 का 2, तो 1 का 2 दो जगह है। उसके बाद ये जो पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ है? वृद्धि हार्मोन। सही है, 2। उसके बाद ये जो पेनक्रियाज है, ये अग्नाशय जो है ये इंसुलिन। ठीक है, कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक का दवा का उदाहरण कौन है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज की थी। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखते हैं सवाल, ये भी मिलाना है। क्या है? पंछी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती उसको क्या बोलते हैं? कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग दे उसको क्या बोलते हैं? छिपकली। सबसे विशाल जीव, सबसे विशाल जीव क्या है? नीली व्हेल। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? सबसे बुद्धिमान जानवर
चिंपांजी। चलिए इसका आप जवाब देख लिए, लगा लीजिएगा। 1 का 3, 2 का 1। 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब कंप्यूटर का सवाल है। चलिए कंप्यूटर का सवाल देखते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एलन एम ट्यूरिंग ने, ऑप्शन ए। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। कब कोई भी व्यक्ति साक्षर कब कहलाएगा, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। बिल्कुल यही सही लग रहा, यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ये। और आगे देखते हैं। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द सीएटी स्कैन का अर्थ क्या होता है। सीएटी का जो स्कैन का अर्थ होता है वो क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन ये। अगला सवाल। अगला सवाल इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन 3 बी ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। जब आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। क्या आप चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोगी करना जरूरी पड़ जाता है। डॉक्यूमेंट को कलर करना नहीं, डॉक्यूमेंट को सेव करना नहीं। अगला, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना नहीं। मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना, बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं प्रिंटिंग होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा तो आपको क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू करना होगा। जीआईएस का जो फुल फॉर्म है ये क्या है। जीआईएस किसका शॉर्ट फॉर्म है ये आपको बताना है। तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, एक प्रोग्राम को बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम में आरएजी का पूर्ण रूप क्या होता है। आरएजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अगला सवाल है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। ये किसके माध्यम से दिया जाता है, तो इसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये सामाजिक यहाँ काट दीजिए आप, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा के माध्यम से ये दिया जाता है। अगला है पहला माइक्रोसॉफ्ट परिचालन तंत्र, मतलब बताना आपको पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था ये MS DOS था। और आप लोग को पता है कि ये 1981 में इसका 1981 में ये आया था। अगला है दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो लवलेस को। किसको, एडा लवलेस। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी। अगला, डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देती है। ये कौन देती है, ऑब्जेक्ट देती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंटरनेट मूल रूप से था, इंटरनेट मूल रूप से क्या था, MIT में स्थापित एक लोकल एरिया नेटवर्क।
द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया कूट अन्वेषण नेटवर्क। अगला और देख लेते हैं इसका ऑप्शन। कई बड़े हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपनी के समन्वय द्वारा बनाया गया नेटवर्क। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है? तो कौन प्रदर्शित करती है? बग। ये देखिए यहाँ बगा जी लिखा हुआ है, ये बगा जी नहीं होगा, बग होगा, ऑप्शन सी। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो ये कौन है? टिम बर्नर्स ली है। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का क्या है? यूनिवर्स, क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी सही जवाब इसका होगा। अगला देखते हैं, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। किसका शॉर्टकट? ये इसके लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल+E, ऑप्शन डी। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए में फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एडिट मेन्यू। अगला, एक डेटाबेस वेयर हाउस बताना, एक डेटाबेस वेयर हाउस के बारे में। तो इसका ऑप्शन है, बहुत से नामकरण समूहों और प्रारूपों को अंतर्विष्ट कर लेता है, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास संगठित रहता है। इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन बी है। एक डेटाबेस वेयर हाउस महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास संगठित रहता है। तो आज ये हम लोग का क्लास समाप्त हुआ, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।